सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं अक्षय श्यामराव साबळे। आज मैं रसायन और हमारा पर्यावरण इस पाठ पर सेमिनार देने जा रहा हूँ। प्रस्तुत पाठ के लेखक है एन.एल. रामनाथन। तो रसायन और हमारा पर्यावरण यह पाठ तथा यह विधा पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। इस पाठ में रसायन और पर्यावरण इसका महत्व बताया गया है तथा गुण दोष के बारे में भी चर्चा की है। तो शुरुआत में लेखक परिचय देखते हैं। एन.एल. रामनाथन का जन्म सन 1927 ईस्वी सन में केरल में हुआ था। कोची से आरंभिक शिक्षा पाने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिकी में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। बेंगलुरु तथा कोलकाता में रहते हुए अपने भौतिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। तो रामनाथन जी बेंगलुरु तथा कोलकाता में रहकर अपनी भौतिकी की पढ़ाई पूरी की और पर्यावरण की पढ़ाई भी पूरी की और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है तथा शोध कार्य भी किए हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय से उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली। पाठ परिचय जो है तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने रासायनिक पदार्थों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा उनके घातक प्रभाव को वर्णित किया है। आज का युग रसायनों का युग है। पृथ्वी पर जीव जंतुओं का अस्तित्व रसायनों के कारण ही है। विविध रसायनों की जानकारी, उसके लाभ तथा हानियों से अवगत कराने का पाठ का प्रयास तथा उद्देश्य है। तो उपर्युक्त लेखक परिचय और पाठ का जो परिचय संक्षिप्त में बताया है उसके अनुसार यह स्पष्ट होता है कि रामनाथन जो है उन्होंने पर्यावरण तथा भौतिकी में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है तथा वह एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है। विज्ञान में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रस्तुत पाठ में जो निबंध है वो रासायनिक पदार्थों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का यहाँ पर स्पष्टीकरण करता है। साथ ही रसायन के गुण दोष बताता है और पर्यावरण का भी महत्व इस निबंध में बताने का प्रयास लेखक ने किया है। रसायन और हमारा पर्यावरण इस प्रस्तुत निबंध में रसायन का महत्व, रसायन के खतरे, रसायन किस प्रकार सुरक्षितता से उपयोगी है, साथ ही कौन से रसायन कम जहरीले हैं, कौन से रसायन ज्यादा जहरीले, इन सब रसायनों के बारे में बताया गया है और साथ ही पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में किस प्रकार है और रसायन के गुण दोष, इन सभी बातों पर चर्चा की है। तो रसायन का महत्व बताते हुए इस निबंध में निबंधकार रामनाथन कहते हैं कि हम रसायनों के युग में रहते हैं। हवा, मिट्टी, पानी हो, खाना या फिर वनस्पति तथा जीव जंतु आदि पर्यावरण की सारी वस्तुएं और हम रासायनिक यौगिकों से बने हुए हैं। यानी हम सब के शरीर में कुछ मात्रा में रसायन होता है। रसायन के बिना इस जीव सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रकृति में सैकड़ों हजारों रासायनिक पदार्थ है। यदि रसायन न होता तो धरती पर जीवन ही भी नहीं होता। पानी जैसा जीवन का आधार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक यौगिक है। तो जो पानी मनुष्य के जीवन का आधार है वह भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन रसायनों से बना हुआ है। कोयला, तेल, तरह तरह की औषधियाँ, अनाज हो या फिर सब्जियाँ, फल, मेवे आदि सभी में रसायन पर्याप्त मात्रा में है। तो यहाँ पर रसायनों का महत्व बताते हुए यहाँ पर बताया गया है कि रसायन मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और रसायन के बिना इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का जो है कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर रसायनों का महत्व बताकर फिर इस निबंध में रसायनों के खतरे कौन से हो सकते हैं यह भी बताने का प्रयास किया है। तो कुछ रसायन खतरनाक होते हैं, वह खतरा अवश्य उत्पन्न करते हैं। इनमें से अनेक बहुत जहरीले हैं, कुछ प्रचंड विस्फोट करते हैं और कुछ अचानक आग भी पकड़ लेते हैं। ऐसी विविधता रसायनों की होती है। ये रसायनों की कुछ तात्कालिक उग्र खतरे होते हैं, रसायनों की कुछ दीर्घकालीन खतरे हैं।
ये जो रसायन है उनकी दीर्घकालीन खतरे भी जरूर होते हैं। कुछ रसायनों के संपर्क में अधिक देर तक आने से या फिर संपर्क में रहने से उन रसायनों का स्तर हमारे शरीर में कम हो जाता है और शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती है। ये रसायनों के दीर्घकालीन खतरे होते हैं। साथ ही कुछ रसायनों के ज्यादा उपयोग से क्या हो सकता है या फिर रसायन किस प्रकार सुरक्षितता से उपयोग में लाया जा सकता है, यह भी इस पाठ में बताया गया है। जो रसायन जितना जहरीला होता है या खतरनाक होता है, सामान्यतः उसका उपयोग उतना ही सुरक्षितता से किया जाता है। इसका कारण यह है कि लोगों को उसके बारे में पता है कि यह चीज हानिकारक है, तो इससे हमें हानि हो सकती है। तो जो रसायन ज्यादा खतरनाक होता है उसकी जो उपयोग है, उसका जो उपयोग है वह उतना ही सुरक्षितता से किया जाता है। लेकिन यही बात कम जहरीले रसायनों पर लागू नहीं होती, क्योंकि कम जहरीले रसायनों का उपयोग करते समय लोग अधिक सतर्कता नहीं रखते, क्योंकि इनके इस्तेमाल से तात्कालिक खतरा होता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन नतीजों में ऐसा पाया गया है कि कम जहरीले रसायनों के कारण तात्कालिक खतरा नहीं होता, तो इनसे होने वाला खतरा दीर्घकालीन भी हो सकता है। इनका प्रभाव लंबे समय के बाद मालूम होता है। इतना ही नहीं, कुछ रसायन तो इतने जहरीले हैं कि इनका प्रभाव इस पीढ़ी पर न होकर अगली पीढ़ी पर भी दिखाई देता है। तो कौन से रसायन ज्यादा खतरनाक है, यह भी इस निबंध में बताया है। दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ने वाले अनेक रसायन हैं। इसमें एस्बेस्ट नामक पदार्थ, एस्बेस्ट यह एक रसायन है। यह पहले सुरक्षित माना जाता था, पर बाद में पता चला कि उसमें कैंसर उत्पन्न करने का अवगुण है। और इसी तरह पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल, यह भी वातावरण में धीरे धीरे एकत्र होते हैं। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल यह जो रसायन है यह वातावरण में धीरे धीरे एकत्र होता है। यह जीवों, मछलियों तथा मनुष्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। डीडीटी भी दीर्घकालीन खतरे वाला रसायन है। साथ ही यहाँ पर एक उदाहरण और दिया गया है। कास्टिक सोडे के उत्पादन में काम आने वाली मरकरी सेल जो होती है, वो प्रौद्योगिकी के उपयोग से बहिर्स्राव के रूप में बाहर जाने वाले मरकरी के कारण पानी प्रदूषित होता है। तो मरकरी सेल जो है, इससे तक पानी प्रदूषित हो सकता है। यानी इन छोटे छोटे रसायनों में भी इतना खतरा उत्पन्न करने की ताकत होती है। तो जब यह पानी प्रदूषित होता है तो इस पानी में जाने वाली मछलियों को खाने से लोगों में विकलांगता का रोग फैलता है। तो रसायन का एक अवगुण यह भी है कि रसायनों के कारण कुछ रसायन ऐसे हैं जो पानी को प्रदूषित करते हैं, और पानी प्रदूषित होने से उसमें रहने वाले जीव, प्रमुख रूप से मछलियाँ जो है वह ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि उन मछलियों को इंसान खाते हैं। जब मनुष्य उन प्रदूषण में गिरी हुई मछलियों को खाता है तब उसमें विकलांगता का रोग फैलता है। इसका मतलब यह है कि कुछ रसायनों के कारण विकलांगता जो है वह मनुष्य में आ जाती है। दीर्घकालीन खतरे वाले रसायनों में भारी धातुओं, कार्बनिक विलायकों, जहरीले बाष्पों, गैसीय उत्सर्जकों, सीसा यानी लेड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आदि का समावेश होता है। तो दीर्घकालीन खतरों वाले रसायनों में इन सभी रसायनों का समावेश होता है। तो यहाँ पर खतरों को किस प्रकार हम कम कर सकते हैं, यह भी यहाँ पर बताया गया है। तो अधिकतर रसायनों के जहरीलेपन से लोग परिचित है, पर उन्हें उन रसायनों से जुड़े खतरों को समुचित करना पता नहीं है। अर्थात उन खतरों की जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट किस रसायन से कौन सा खतरा है। यह अगर हमें पता हो तो आवश्यक रूप से रसायन से होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन खतरों के बारे में साधारण मनुष्य को पता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों में भी एकमत नहीं है। मतलब अलग अलग बात अलग अलग लोग कहते हैं। इन खतरों की पहचान करने तथा उन्हें निम्न स्तर तक कम करने की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है। साथ ही यहाँ पर ग्राह्य और अग्राह्य जोखिम यानी ग्राह्य अग्राह्य खतरे कौन से हैं,
तो खेती में छिड़काव करने के लिए कीटकनाशक किसी न किसी हद तक जहरीले होते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि कीटकनाशक जहरीला है, लेकिन कीटकनाशक जहरीला होने के बावजूद उसका छिड़काव किया जाता है। इसकी अनुमति जो है कीटकनाशक की जांच परख कर दी जाती है कि इससे फसल में वृद्धि होती है। कीटकनाशियों जो है इस प्रकार की नियंत्रित इस्तेमाल के खतरे ग्राह्य जोखिम है। कीटकनाशक का उपयोग किया जा रहा है, इस रसायन का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसकी जोखिम हमें पता है और वह सतर्कता के साथ नियंत्रित रूप से हो रहा है। लेकिन विकसित देशों में इसे प्रतिबंधित किया है। डीडीटी जो है विकसित देशों में डीडीटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ रसायन अपने आप में सुरक्षित है और वह तब तक हानि नहीं पहुंचाते जब तक वह दूसरे रसायनों के या फिर दूसरे पदार्थों के संपर्क में ना आए या अन्य पदार्थों से वह मिलते हैं। तो कई केस में ऐसा भी देखा जा गया है कि कुछ रसायन दूसरे रसायनों के साथ मिलने पर वह खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ रसायन ऐसे भी है जो दूसरे रसायनों के साथ मिलकर उनका खतरा कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम और क्लोरीन दोनों भी खतरनाक है, पर साधारण नमक में दोनों को पाया जाता है। तो क्लोरीन और सोडियम ये दोनों भी रसायन खतरनाक है, लेकिन मनुष्य निजी जीवन में हर रोज इनका उपयोग करता है, वह अपने नमक में। तो यहाँ पर नमक जो है हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन नमक से हमारा रक्तचाप बढ़ता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि रसायन का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन रसायन मात्रा से ज्यादा उपयोग करने पर निश्चित रूप से हमें हानि होती है। दूसरी ओर समुद्र का पानी पीने के लिए जहरीला माना जाता है, लेकिन नमक उसी पानी में तैयार होता है। आमतौर पर बताया गया है कि कैंसर के 80% मामले पर्यावरणीय कारकों से संबंधित होते हैं। पर्यावरणीय कारक यानी रसायनों से संबंधित। इससे यह समझा जाता है कि सारा दोष मिलाए हुए रसायनों तथा वायु प्रदूषणों का है, जबकि ये आंकड़े अर्ध अनुमान पर आधारित है। ऐसा दोष रसायनों को दिया जाता है कि जो कैंसर जो है वो 80% मामले रसायनों के कारण है, लेकिन इसके आंकड़े भी अर्ध अनुमान पर आधारित है। तो इस प्रकार भी रसायनों के कुछ गुण दोष बताए गए हैं, लेकिन उसका जो अनुमान है वह अधूरा है। तो इस प्रकार हम रसायन का उपयोग करें हमारे निजी जीवन में, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में, न मात्रा से ज्यादा न मात्रा से कम। साथ ही रसायनों का उपयोग किस प्रकार से हम कर सकते हैं जिससे कि हमें कोई हानि न पहुंचे, यह भी महत्वपूर्ण बात प्रस्तुत पाठ में अर्थात रसायन और हमारा पर्यावरण इस निबंध में बताई गई है। रसायन हमारे लिए आवश्यक है, यह हमारे पर्यावरण में हमेशा मौजूद रहते हैं। इनके बारे में हमें अधिक जानने की आवश्यकता है। जब तक कोई रसायन बिना किसी संदेह के अनावश्यक और हानिकारक न सिद्ध हो जाए, तब तक उसका उपयोग निश्चित ढंग से हम कर सकते हैं, लेकिन वह उपयोग सुरक्षित मात्रा में और सतर्कता के साथ करना चाहिए। यद्यपि उनका उपयोग भी पूरे विवेक के साथ ही करना चाहिए। तो प्रस्तुत निबंध रसायन और हमारा पर्यावरण यह हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कौन से रसायन महत्वपूर्ण है तथा रसायनों की गुण दोष क्या है, रसायनों के खतरे, महत्व, ये सभी बातें इस प्रस्तुत निबंध के माध्यम से हमें पता चलती है। तो इस बात से तो यह पता चलता है कि रसायन मनुष्य के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। नमक हो, पानी हो, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण भाग है पानी, नमक, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अलग अलग तरह के रसायन पाए जाते हैं और हम जो खाते हैं उससे कई सारे पदार्थ हैं जिनमें फल, सब्जियां, औषधियां, तेल, कोयला, तरह तरह की चीजें, वो फिर अनाज भी हो, इन सभी में रसायन की पर्याप्त मात्रा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि रसायन का उपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में सतर्कता के साथ अगर न किया जाए तो वो हानिकारक हो सकता है। साथ ही रसायनों के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा रसायन खतरनाक है, इसका उपयोग किस तरह किया जाए, यह सब बताने का प्रयास प्रस्तुत
निबंध में किया है। यह निबंध जो है इसमें वैज्ञानिक बातें बताई गई हैं। आशा है कि मेरा आपको यह निबंध बताने का प्रयास सफल हो और आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।